हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डअप लर्निंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन के चैप्टर के बारे में, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस करवाए थे सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं। उसमें मेन मेन टॉपिक क्या थे वो मैंने डिस्कस करवाए थे। तो सिंपली फिर उसमें मैंने ये भी करवाए थे कि यहाँ कंपोनेंट के बेसिस पे कैसे सॉल्यूशन को क्लासीफाई किए गए हैं। तो आज हम लोग सिंपली पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्यूट के बेसिस पे कैसे सॉल्यूशन को क्लासीफाई किए हैं, उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। मतलब आज हम लोग को पढ़ना है कि हाँ सॉल्यूट के आधार पे कैसे सॉल्यूशन को क्लासीफाई किए गए हैं। सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्यूट वो होते हैं जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व रखने का टेंडेंसी करता है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो रहा है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। तो सिंपली अब हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूट के आधार पे सॉल्यूशन को तीन तरह से बांटा गया है। पहला हमारा है अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मतलब at constant temperature at constant temperature a solution in which more and more amount of solute can be dissolved, उसे हम लोग अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जैसे यूरिया भी, जैसे कोई सॉल्यूशन हुआ जिसमें वाटर भी है, शुगर भी है और ग्लूकोज भी है और उसके साथ साथ है सो यूरिया भी है। तो ये इसमें तीन कंपोनेंट हो गए, तीन को सॉल्यूट हो गए, तो उस तीनों को हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में। तो वो हमारे लिए अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। फिर हमारा दूसरा आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। तो इसमें सिंपली एक आते हैं कि इसमें कंसंट्रेशन टर्म, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व करते रहें तो भी उसका कंसंट्रेशन टर्म चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें कितना भी सॉल्यूट एक फिक्स, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम लोग उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व करते रहे तो उसमें कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जब चेंज ना करे तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सिंपली हम लिखते हैं इसका डिफाइन ए सॉल्यूशन हुज कंसेंट्रेशन टर्म doesn't change by dissolving solute at constant temperature is called saturated solution। तो ये क्या हुआ? ए सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसका कोई वो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे वाटर और शुगर को हमने मिक्स किया तो उसमें जो कंसंट्रेशन है उसमें तो स्वीटनेस का टेस्ट आ गया, तो वो जो कंसंट्रेशन और उसमें आप चीनी मिलाते गए तो वो सॉल्यूट चेंज मिलाने के बाद भी उसका जो कंसंट्रेशन टर्म है, जो स्वीटनेस है, वो कम नहीं होना चाहिए। उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमारा तीसरा आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी बहुत सिंपल है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व किया। मतलब किसी भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसको हम लोग हीट, मतलब उसमें है सो टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं, इंक्रीजिंग कर रहे हैं टेम्परेचर, और उसमें है सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग पहले से ही मैंने सॉल्यूशन बना रखा है और उसमें हमने अलग से भी सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन इन विच एक्स्ट्रा amount of solute is dissolved by increasing
by increasing temperature is called supersaturated solution। तो समझ में आ गए होंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। वैसा सॉल्यूशन जैसे मैंने सॉल्यूशन बनाया उसमें है, सो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहा हूँ, मतलब पहले से सॉल्यूशन बना के रखा हूँ और उसमें एक्स्ट्रा मैंने सॉल्यूट को भी डिजॉल्व कर रहा है और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे लिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट के आधार पर कितनी तरह से बांटे गए हैं, 3 तरह से, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंसनट्रेशन टर्म किसे कहते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, कंसनट्रेशन टर्म किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म को हेडिंग डालते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या पढ़ना है, कैसे टेम्परेचर इसमें इंडिपेंडेंट में, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसके बारे में भी इसमें देखेंगे। तो सिंपली कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो हमारा कंसंट्रेशन टर्म में पहला, जैसे इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक हुआ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और एक हमारा हुआ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये हमारे 2 हुए। तो सिंपली अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा है सो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन सा टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट करता है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है इसमें पढ़ने का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये होता है सो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और इसमें पहला हमारा आता है, इसी में पहले देख लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या क्या है, सो पहले देख लेते हैं। फिर हमारा आता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, कहीं कहीं पे मोलर भी रहता है, मतलब वेट को मास से हम लोग, मास से भी इंडिकेट कर सकते हैं और वेट से भी, मतलब वेट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो उसको सिंपली आप मास समझिएगा। और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये हुआ हमारा। उसके बाद हमारा तीसरा आता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया। तीसरा हमारा आता है मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये हुआ मोलैरिटी। और चौथा हमारा होता है नॉर्मेलिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एन से, जिसमें एन फैक्टर के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या क्या होते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट होते हैं। दूसरा होते हैं मोल फ्रैक्शन, दूसरे होते हैं। तीसरा हमारा हो गया मोलैलिटी और मोलैलिटी में अंतर है, मोलैलिटी हो गया जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और चौथा हो गया हमारा ppm, पार्ट पर मिलियन। तो ये हमारे हो गए। तो इस सब में है सो मास से रिलेटेड है सब, और इसमें आप देख सकते हैं सिंपली ये वॉल्यूम रिलेटेड है, इसमें सब में वॉल्यूम आया है। तो ये हमारा जो टर्म है सो वॉल्यूम रिलेटेड है। और ये जो हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है उसमें मास रिलेटेड टर्म ज़्यादा हैं, रिलेटेड है। तो अगर वॉल्यूम से मास में जाना है, मास से वॉल्यूम में आता है, तो सिंपली एक हमारा आता है डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो सिंपली आप इस टर्म से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में जा सकते हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में जा सकते हैं। तो सिंपली आप कर सकते हैं। अब इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।